नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भारती डिजिटल और अब वक्त है ताज नगरी की हर बड़ी खबर पर एक पैनी और सटीक नजर डालने का। टायर फटा और उजड़ गए 3 परिवार। आगरा ग्वालियर हाईवे पर मौत का तांडव। सैया में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत 8 घायल। हाईवे पर मचा हड़कंप। एक टायर ब्लास्ट ने ली 3 जिंदगियां, कई परिवारों की खुशियां मातम में बदली। आगरा हाईवे पर रफ्तार बनी काल। नेक्सॉन और अर्टिका की भिड़ंत में 3 की मौत। आगरा ग्वालियर हाईवे पर थाना सैया क्षेत्र के कुमाल कॉलेज के पास बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आगरा से मध्य प्रदेश की ओर जा रही तेज रफ्तार नेक्सॉन कार का अचानक टायर फट गया। टायर फटते ही नेक्सॉन कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई। सामने से आ रही अर्टिगा कार से हुई जोरदार भिड़ंत में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दोनों कारों के चालक समेत एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर चीख पुकार का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा तथा स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही को लगातार हो रही दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बताया है। उधर से एक गाड़ी आ रही थी, उसका राइट साइड का टायर फट गया। गाड़ी डिवाइडर क्रॉस करके हमारी गाड़ी में सामने थी। आपकी कौन सी गाड़ी थी? आप किधर पेपर देते? हमारी गाड़ी अर्टिगा थी। हम लोग कुंगला वाले रोड पे पेपर देने जा रहे थे। सुबह कितने बजे की घटना रही है? 6:30। सुबह 6:30 बजे। जो गाड़ी आपसे एक्सीडेंट हुई थी वो कौन सी गाड़ी थी? वो गाड़ी अर्टिगा थी, ये नेक्सॉन थी। कोई जनहानि की सूचना है? कोई घटना में कितने लोग जनहानि हुई है? अर्टिगा गाड़ी में जनानी कोई नहीं था, सब बंदे थे, सब स्कूल स्टूडेंट। नहीं, जनहानि कोई हुई है? जनहानि का मतलब है कोई खतरा है कोई। सर, ग्वालियर हाईवे पर एक हादसा हुआ है, क्या पूरा हादसा है? कितने लोगों की जनहानि? क्योंकि अभी तक 7 बजे के आसपास 2 गाड़ियाँ आ रही थी। एक आपकी आगरा की तरफ से आ रही थी, अर्टिगा और नेक्सॉन की 2 गाड़ियाँ थी। गाड़ी का एक टायर बस्ट हुआ और बैलेंस हो गया, वैसे वो आपस में टकरा गई। इसमें लगभग अभी 13 लोग घायल हैं और 2 की मौके पर मृत्यु हो गई। अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर मृत्यु हो गई। इसमें भी यहाँ पर जो मेडिकल वर्कआउट की प्रस्ताव आ गया, उसमें बाकी भी घायल हुए हैं, उसके बाद नजर रखी जा रही है। विलंबित लेखपाल पर नए आरोप, केस वापस लेने के लिए धमकाने का दावा। भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड लेखपाल पर दबाव बनाने का आरोप। मामला गरमाया, पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस कमिश्नर के दरबार, न्याय की लगाई गुहार। निलंबन के बाद बढ़ा विवाद, धमकी और झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप। आगरा में निलंबित लेखपाल सत्येंद्र कुशवाहा पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने और धमकी देने के आरोप लगे हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि लेखपाल कुछ कथित भूमाफियाओं के साथ मिलकर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पीड़ित परिवार का दावा है कि लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। परिजनों ने जान से मारने की धमकी मिलने का भी आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष में भय और असुरक्षा का माहौल बताया जा रहा है कि पूर्व में शिकायत और प्रारंभिक जांच के बाद एसडीएम द्वारा लेखपाल को निलंबित किया गया था। लेखपाल सत्येंद्र कुशवाहा के खिलाफ विभागीय जांच फिलहाल जारी है। पीड़ित पक्ष ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग उठाई है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत पहुंचने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब सभी की नजर प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाई पर टिकी हुई है। नाम मेरा जोगेंद्र सिंह है। मामला मेरा ये है कि मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई बार शिकायत की थी। सरकारी जगह को कब्जा किया जा रहा था, उसके विरुद्ध में। तो उसमें मैंने जिलाधिकारी महोदय जी को भी अवगत कराया था, जिसमें लेखपाल भूपेंद्र सिंह और नायब साहब को मौके पे भेजा गया था मौका मायना करने के लिए। तो वहाँ पे सच पाया गया था। उसके बाद डीएम जिलाधिकारी महोदय जी ने उन्हें सस्पेंड किया था। उसके बाद मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए हैं, या तो शिकायत वापस लो, शिकायत वापस नहीं लोगे आप तो मैं मुकदमा आपके साथ पंजीकृत करा दूंगा, झूठे मुकदमा में फंसा दिया जाएगा। ये सत्येंद्र सिंह लेखपाल जो कि थानों पे जा करके दबाव बनाया जा रहा है पुलिस प्रशासन पे, जो कि पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है। ये 10-11 तारीख को हुए थे जी, दबाव बना रहा है। इसके खिलाफ कैसे भी शिकायत वापस की जाए, एफआईआर हो जाएगी तो इसकी ये पैरवी नहीं कर पाएगा तो मैं बहाल भी जल्दी हो जाऊंगा। मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई भी ज्यादा हो नहीं पाएगी, इसलिए ये दबाव बनाया जा रहा है मेरे खिलाफ झूठा। मैं न्याय चाहता हूं और इसके खिलाफ भी मैं एफआईआर चाहता हूं कि इनके ऐसे दोषियों के खिलाफ एफआईआर हो। सस्पेंड होने के बाद भी इतना आतंक
मचा रही हैं। इसका मेरे को जान का भी खतरा है इन लोगों से। इलाज या लापरवाही। आगरा में महिला की बिगड़ी हालत पर मचा बवाल। मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत। आयुष्मान मरीज के इलाज पर उठे सवाल। मेडिकल रिकॉर्ड और सीसीटीवी सुरक्षित करने की मांग। अनीता खंडेलवाल मामले में न्याय की जंग तेज। उच्च स्तरीय जांच की उठी मांग। हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद परिजनों का बड़ा दावा। आगरा में कथित चिकित्सीय लापरवाही के खिलाफ अनीता खंडेलवाल न्याय संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। खंडेलवाल वैश्य परिषद द्वारा गठित समिति ने महिला मरीज अनीता खंडेलवाल के इलाज में गंभीर लापरवाही और साक्ष्य छिपाने की आशंका जताई। समिति के अनुसार भैरव बाजार निवासी आयुष्मान कार्ड धारक अनीता खंडेलवाल को 27 मई को डॉक्टर दीपक अग्रवाल द्वारा हृदयम हॉस्पिटल कमलानगर और बाद में प्रभा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर सिकंदरा में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि सामान्य अवस्था में भर्ती मरीज की प्रक्रिया के दौरान हालत गंभीर हो गई और बाद में फरीदाबाद रेफर कर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। समिति ने आरोप लगाया कि मरीज की वास्तविक स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई और आवश्यक मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की मूल वीडियो फुटेज न देने को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। समिति ने दोनों अस्पतालों के उपचार अभिलेख, कैथ लैब रिकॉर्ड, मशीन लॉग सर्वर डेटा और सीसीटीवी फुटेज तत्काल सुरक्षित करने की मांग की। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग, आयुष्मान भारत योजना और जिला प्रशासन के संयुक्त स्तर पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी गई। अनीता खंडेलवाल न्याय संघर्ष समिति ने स्वतंत्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग दोहराई। दोषी पाए जाने पर संबंधित डॉक्टरों और संस्थाओं के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग से मामला गरमाया। मनीष खंडेलवाल। मैं अपनी बहन के इलाज हृदयम हॉस्पिटल में हुआ था, उनके इलाज में कुछ डॉक्टरों ने लापरवाही बरतने के कारण मेरी बहन जो आज भी करीबन 20 से 22 दिन हो गए मौत और जिंदगी से जूझ रही है, जबकि उस परिवार का 10,000 रुपये खर्च का बहन करने की क्षमता नहीं थी। उसको आज 20 से 30 लाख रुपए खर्चे में उन्होंने इस परिवार को झोंक दिया। कहाँ से उस परिवार का हम इलाज करा रहे हैं, हम लोगों को कहाँ से मदद मिल रही है वो हम ही जानते हैं। इस दरमियान हमने डॉक्टर से काफ़ी संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर ने हमसे कभी संपर्क नहीं किया और इसमें सबूतों को उन्होंने मिटाने की भी कोशिश करी। जो प्रभा हॉस्पिटल के जो रितेश हैं वो उन्होंने सीडी बनाई थी, हमने सीडी की मांग करी गई थी, लेकिन सीडी हमको उन्होंने नहीं दी। और हमारी बहन जो ठीक ठाक थी बिल्कुल, उनको केवल सांस लेने में प्रॉब्लम थी। 1 दिन रखने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन 1 दिन की बजाय उन्होंने 4 दिन उनको लगा लिया। 2 दिन अपने यहाँ रखा और 2 दिन उन्होंने प्रभा हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर रखा, जिसमें दूसरे दिन उन्होंने जब एंजियोप्लास्टी करी प्रभा हॉस्पिटल में, तो एंजियोप्लास्टी में उन्होंने जो फ्लोरा की जो डाई डालते समय उसको जो ज़्यादा पुश करने की वजह से वो उसकी नस फट गई और नस फटने के कारण वो हमसे बोले कि डिसेक्शन ऑफ अरोटा हुआ है, इनको तुरंत सीरियस हालत है, इनको आप दिल्ली ले जाओ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जब मेरी बहन अच्छी हालत में आई थी तो उनको ऐसा क्या हुआ? तो बोले आप मुझसे बहस ना करिए, आप तुरंत इनको दिल्ली ले जाइए वेदांता में। मैंने डॉक्टर साहब हमारा तो वेदांता ले जाने का कोई हम पे वो ही नहीं है कि हम उनका इतना खर्चा झेल पाएँ। वेदांता का नाम सुनते ही आदमी भी जानता है कि वेदांता हॉस्पिटल क्या है। तो हमने उनसे कहा तो बोले इस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ। मैंने कि आप मेरी मदद करिए, एक व्यक्ति आप अपना दिलवाइए। तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने साहब आप एम्बुलेंस की व्यवस्था कराइए, तो उन्होंने एम्बुलेंस के लिए भी उन्होंने तत्काल साहब मना कर दिया कि नहीं मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपनी व्यवस्था बनाइए। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होता है। तो बोले कि मैंने कहा डॉक्टर साहब हुआ क्या? तो बोले हम चूहा पकड़ने गए थे और शेर सामने आ गया, अब शेर का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब शेर का सामना करना पड़ेगा, शेर बना कैसे, आखिर ये तो बताइए। तो उन्होंने कहा साहब हम मेरे से बहस ना करिए, मरीज सीरियस हालत में है। मरीज को सीरियस हालत में बोल तो रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन उसके बावजूद भी 4 घंटे बाद जब पुलिस को बुलाने पर 112 की कॉल मैंने की, तब उन्होंने मेरे को फाइल दी। 9 बजे उन्होंने छोड़ा, 5 साढ़े 5 बजे का वाकया था जो उन्होंने 2 घंटे उनका ऑपरेशन किया। तो मैंने उनसे सीडी की मांग करी तो सीडी उन्होंने मुझे नहीं दी, जो कि मेरे मरीज को आगे जांच में करने में सहयोग साबित होता है उसमें। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ना तो उन्होंने फाइल में लिख कर दिया कि उसमें क्या हुआ है, मुझे मुंह से बोल के गए केवल डिसेक्शन ऑफ अरोटा हुआ है। तो मैंने डिसेक्शन ऑफ अरोटा होता क्या है? बोले कि डिसेक्शन ऑफ अरोटा जो होता है नसों का बिखराव होता है। लेकिन मैंने उसको सर्च किया तो नसों का फटना लिखा हुआ था उसमें। तो मेरी बहन कोई रेसलर थोड़ी नहीं थी जो उसका नाम क्या है वो कुश्ती लड़ रही थी जो उसकी नस फट गई। जब आपने एंजियोग्राफी करी तो एंजियोग्राफी में वो बिल्कुल ठीक थी। जब भी आपने एंजियोप्लास्टी के लिए बोला और एंजियोप्लास्टी
करते समय उनसे जो घटना हुई उसके बाद में वो 5 मिनट 7 मिनट मुश्किल से हॉस्पिटल में रुके होंगे। प्रभा हॉस्पिटल से हमने सीडी मांगी, सीडी नहीं दी। हमने डॉक्टर की फुटेज मांगी, हमको फुटेज नहीं दी गई। हम इस विषय में आगे भी हम और संबंधित अधिकारियों पे भी गए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी पे भी गए। आगे हमने अपनी स्पीड पोस्ट से और भी सीएमओ ऑफिस गए और भी अधिकारियों के पास में हमने अपनी स्पीड पोस्ट भी हमने भेजी हुई है। नहीं मिली, आज तक नहीं मिली ना। हम यहाँ प्रभा हॉस्पिटल में हमको जो पैसा मांग रहे थे, जबकि उसको आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत रखा गया था, और कमला नगर में उन्होंने हमको 10,000 का खर्चा बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे 50 से 60,000 रुपये उस मरीज के परिवारजनों से लिए। हम जिलाधिकारी से यही मांग करेंगे कि योगी सरकार में न्याय की गुहार हम लगा रहे हैं, जो हमें इस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिले जल्द से जल्द। और आज तक हमारी अभी तक FIR भी नहीं हुई है, जो कि हमको थाना सिकंदरा हम गए थे, थाना सिकंदरा में हमको आपको चौकी पे भेज दिया। चौकी पर रोहित डिंगिया कर हैं चौकी इंचार्ज, वो बोलते हैं कि डॉक्टर 200 करोड़ का आदमी है और 10 वकील रखता है, आप उससे लड़ पाएंगे? तो मैंने कि वो हमको मसल देगा क्या? डॉक्टर अगर इतना ही ताकतवर है, अगर देखते हैं अगर हमारी अगर कोई सुनवाई करेगा तो हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम यही उनसे हमने कहा, और हमारी एप्लीकेशन उन्होंने नहीं ली। 3 बार हमने उनको एप्लीकेशन दी, लेकिन उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को निरस्त करते रहे कि ये नहीं लेंगे, वो लेंगे। आप फिर बोलते हैं कि वकीलों के द्वारा आप लिखवा के लाइए, 4-6 शब्द इसमें बढ़ा के लाइए। तो मैंने कहा सर हम बढ़ा के नहीं लाएंगे, जो चीज़ है वो उचित बोलेंगे, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मेरे सामने मेरी बहन की घटना हुई है और मैं एक एक चीज़ को जानता हूँ कि आपने क्या किया है उनके संग में। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन सिंह दाकरे, आप देख रहे हैं लोक भारती। आज हमारे साथ सनातन के रक्षक कुंवर अजय तोमर जी हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम तो परिचय की दृष्टि से मैं कुंवर अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड, एवं पक्षकार ताजमहल तेजोमाला केश आगरा। जो कल आगरा के अंदर MG रोड से मजार उठाई गई है, उसमें आपका क्या था? देखिए, इस मजार को लेकर हमने 19 जनवरी को संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिया था। एक जो बीच सड़क पर जो मजार थी और एक इसके सामने दरगाह थी। हम चाहते थे कि यातायात में बाधित है और दूसरा सरकारी भूमि पर यह कब्जा है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि सरकारी जमीन पर, सरकारी भूमि पर, सड़क किनारे, सड़क फुटपाथ पर यातायात में बाधित जो भी धार्मिक स्थल है उन्हें हटाया जाए। इसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है प्रतिबद्ध हैं और कार्रवाई लगातार पूरे प्रदेश में चल रही है। हमने जो है नोटिस भेजा तो अधिकारियों ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, तो हमने 10 अप्रैल को जो है कोर्ट में बात दाखिल कर दिया कार्रवाई के लिए, दोनों मजार और दरगाहों के लिए। उसके बाद मामला उच्च स्तर तक पहुंचा, मामला माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचा, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी तक भी पहुंचा, और अभी केशव प्रसाद जी सर्किट हाउस आए तो उन्होंने इसको लेकर कार्रवाई के आदेश भी दिए। तो सारे अधिकारियों ने फिर वार्ता की और वार्ता करके कल इस मजार का ध्वस्तीकरण हो गया है। लेकिन इसके सामने जो दरगाह बनी है अभी वो भी हटनी चाहिए। हमारी लड़ाई उस पर भी है, जिसमें 21 जुलाई को कोर्ट में अभी सुनवाई है आगरा कोर्ट में। वो दरगाह भी हटनी चाहिए, वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है, क्योंकि ये अवैध लैंड जिहाद है। और लैंड जिहाद के तहत सरकारी जमीन पर, सड़क किनारे, फुटपाथ पर, मैदान में, पार्कों में कब्जा किया गया है। और योगी जी हमारे इसके लिए कार्य कर रहे हैं और उसी कार्य को हमारा संगठन आगे बढ़ा रहा है। और जब तक ये सारी मजारें नहीं हट जाएंगी, ऐसी दरगाहें नहीं हट जाएंगी, ऐसी मस्जिदें नहीं हट जाएंगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई ओनली आगरा तक रहेगी, आगे भी जाएगी? पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है हमारा, पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी मुरादाबाद में भी कल मस्जिद तोड़ी गई है, और आगरा में कल अंगूठी गांव में मस्जिद, मजार और एक मंदिर भी तोड़ा गया है। और अभी कुछ दिनों पहले इटावा में एक जो है मजार तोड़ी गई थी, रातों रात वो मजार गायब कर दी। पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है, और आगरा में ये 2 मजार तो हैं ही, एक मजार हट गई और एक दरगाह का कोर्ट में केस है। इसके अलावा 27 मस्जिद मजारों को लेकर हमने और नोटिस दिया हुआ है। 20 जून को उसका समय पूरा होने वाला है, जिसमें आगरा की टेढ़ी बगिया पर जो मस्जिद है बीच सड़क पर, वो प्रमुख है, वो हटनी चाहिए, उससे यातायात बाधित होता है। इसके अलावा जो है आपकी भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय के बाहर एक मजार बनी है, वो भी हटनी चाहिए, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन में अभी अधिकारियों का जो रुख आया है उससे पता चला है कि धाकरान चौराहे पर भी एक मजार है, उसको लेकर भी हमने नोटिस दिया। हमारे जो 27 मस्जिद मजार वाला नोटिस है उसमें धाकरान चौराहे वाली मजार भी है। 2-4 दिन में बता रहे हैं कि शायद उस पर बुलडोजर चलने वाला है, वो भी हट जाएगी। तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, हटनी चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं भाईचारे से हटी, आपसी सौहार्द से हटी, ये सब झूठ है। ये कभी इन्होंने भाईचारा नहीं निभाया। ये भाईचारा निभाते, आपसी सौहार्द दिखाते तो इतने समय से 6 महीने से हम लड़ाई लड़ रहे थे, भाईचारा तुरंत क्यों नहीं दिखाते? सपा की बसपा की सरकारें गई तब भाईचारा क्यों नहीं निभाया? अरे मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं ये मुस्लिम समाज के लोग, कहां है भाईचारा? बताइए कौन सा भाईचारा है भाई? भाईचारा निभाते तो आप चुप रहिए।
और भाईचारा निभाना है तो मथुरा और काशी में निभा दीजिए भाईचारा। भाईचारा निभाना है तो तेजोमाले में निभाइए भाईचारा, और भाईचारा निभाना है तो 27 और है निभाइए भाईचारा, हटवाइए प्रेम से। आप सनातन के लिए कितने समय से काम कर रहे हैं? शुरुआत कहाँ से की आपने? मेरे 2013-14 से हूँ, और 14 से मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। 14 में मैंने मोदी जी के लिए बहुत काम किया, 14 में सरकार बनी, उसके बाद लगातार फिर हमने 17 में योगी जी के लिए बहुत कार्य किया, योगी जी मुख्यमंत्री बने। और देखिए, हम हिंदू लगातार कहीं ना कहीं खतरे में हैं। हमारी जमीनों को कब्जाया जा रहा है लैंड जिहाद के तहत, मस्जिद, मजार, दरगाह, मदरसों के माध्यम से जमीनों को कब्जाया जा रहा है। लब जिहाद के माध्यम से हमारी लड़कियों को जो है उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका कन्वर्जन किया जा रहा है। धर्मांतरण के माध्यम से भारत को कमजोर किया जा रहा है, हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और 27 में हमारा ये संकल्प है योगी यूथ ब्रिगेड का कि पूरी ताकत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ हमें योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि योगी जी के रहते उत्तर प्रदेश में सनातन सुरक्षित है, सनातन संस्कृति सुरक्षित है, हिंदू समाज सुरक्षित है, हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मजबूत है, और 27 के बाद 29 में हमें उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। ये आपकी जो कार्यशैली है वो एक राजनीति है या धर्म सेवा है? धर्म से है भाई, धर्म से। हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, हमें राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में जब तक धर्म ना होगा तब तक कार्य नहीं चलने वाला, क्योंकि हम संगठन के माध्यम से सिस्टम की चीजें नहीं कर सकते। सिस्टम के व्यक्तियों को हमें विषय रखने पड़ेंगे, राजनीति में विषय रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं संसद में बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं विधानसभा में बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं जो मैं जो भी मांग रख दूं और वो कार्य हो जाएगा। रखनी तो वही पड़ेगी। तो राजनीति और धर्म दोनों साथ में ही चलते हैं। धार्मिक चीजें हमें वहां राजनीति के माध्यम से उठानी पड़ती हैं, तभी उन पर कार्य होता है। ये हमारे साथ थे सनातन धर्म के रक्षक कुंवर अजय तोमर जी, और उन्होंने बताया कि ये कोई राजनीति नहीं है, ये एक धर्म सेवा है और उसे निरंतर करते रहेंगे। लगभग वो 10-12 सालों से निरंतर कार्य कर रहे हैं, और आगरा के अंदर जितनी भी मजारें हैं उनको हटाने का काम वो करेंगे। धन्यवाद। पिन्नापुरा में गरजे सांसद रामजी लाल सुमन, बोले बेगुनाहों को जेल भेजना बंद करो। पथराव कांड पर सपा सांसद का बड़ा बयान, दोषियों को सजा दो, निर्दोषों को नहीं। गांव पहुंचकर सांसद ने सुनी जनता की पुकार, पुलिस कार्यवाही पर उठाए सवाल। फतेहाबाद में सियासी हलचल तेज, रामजी लाल सुमन की एंट्री से गरमाया पथराव कांड। फतेहाबाद के पिन्नापुरा गांव पहुंचे राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन। पथराव कांड के बाद प्रभावित परिवारों से की मुलाकात और उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सांसद को बताया कि पुलिस ने कई ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जिनका घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। परिजनों ने कहा कि दशरथ टीका समारोह में शामिल होने मध्य प्रदेश से आया था, जबकि रामू के घर लगुन कार्यक्रम चल रहा था। सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि पुलिस कर्मियों पर हमला गलत है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों को नहीं फंसाया जाना चाहिए। सुमन ने कहा कि कुछ लोगों की गलती का खामियाजा पूरे गांव और क्षेत्र की जनता को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाम के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई थी और नेतृत्व के अभाव में हालात बिगड़ने से घटना ने हिंसक रूप ले लिया। सांसद ने एसीपी इमरान अहमद से फोन पर वार्ता कर निष्पक्ष जांच और बेगुनाहों को राहत देने की मांग की। रामू की 19 जून को बारात और दशरथ का टीका समारोह होने की बात कहकर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। पूर्व चेयरमैन शैलेश यादव, महेश सिसोदिया, डॉक्टर राम सेवक, प्रहलाद सिंह गुर्जर, मेहताब सिंह गुर्जर समेत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। सांसद ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि कानून अपना कार्य करे, लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। घटना हुई थी, इसमें बताते कुछ 2 दिन पहले जो घटना हुई अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश था। आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस प्रकार की जब जज्बाती घटनाएं हो जाती हैं तो लोगों में गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन इस तरह की भीड़ का जब कोई नियंत्रण नहीं होता, उसका कोई धनाधोरी नहीं होता, कोई नेतृत्व नहीं होता, तो जिसके जो मन में आता है वो कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। और मैं समझता हूँ इसलिए घटना हुई कि भीड़ अनियंत्रित थी, अव्यवस्थित थी, उसका कोई धनाधोरी नहीं था। पुलिस वालों की भी चोट आई। हम किसी भी कीमत पर ये नहीं कह सकते कि पुलिस वालों की जो चोट आई अच्छा हुआ, ये गलत हुआ। लेकिन घटना के बाद हम अपेक्षा ये करते हैं कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई न्याय संगत नहीं है। कार्रवाई गुण दोष के आधार पर होनी चाहिए। जो इस घटना के लिए दोषी है तो समझ में आता है, लेकिन एक कभी लड़के की शादी थी परसों, रामू नाम के लड़के की, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है।
मध्य प्रदेश से जसरत नाम के आदमी के लड़के का टीका लगन होने वाला तो रात में आई थी। तब कुल मिलाकर के बदले की भावना से ये प्रतिष्ठा का सवाल बना करके पुलिस पिट गई है, लिहाजा जिसको चाहेंगे उसको रगड़ देंगे, ये ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कार्रवाई हो, लेकिन पूरी घटना में गुण दोष के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।